हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो नागरिकता जिसका वर्णन जो है भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक बताया गया है सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है भाग 1 जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। तो यहाँ हम लोग जो है 5 से लेकर के 11 तक पूरा देखेंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ सके। तो हम लोग जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत जो है हम सिटीजनशिप नागरिकता से करते हैं। तो जो भारत में रहते हैं, भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक होते हैं जो कि नागरिक रहते हैं और दूसरे होते हैं जो कि विदेशी रहते हैं। ध्यान देना, एक नागरिक रहते हैं और एक विदेशी रहते हैं। तो नागरिक कौन होगा? तो नागरिक जिनके पास जो है भारत की जो है नागरिकता जो लिए हुए हैं, उन्हीं को कहा जाएगा कि वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक कौन होंगे? जिनके पास भारत की नागरिकता होगी, सिटीजनशिप होगा, उन्हीं को भारत के नागरिक बोला जाएगा। विदेशी कौन होंगे? जो बाहर से पासपोर्ट लेकर जो है भारत में आए हैं, वो क्या हो जाएंगे? विदेशी कहलाएंगे। तो समझ गए होंगे कि नागरिक कौन है और विदेशी कौन है। जिनके पास भारत की नागरिकता है वो भारत के नागरिक हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है वो विदेश से आए हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे? विदेशी हो जाएंगे। पासपोर्ट बेस पर या फिर वीजा बेस पर अगर वो भारत में आए हैं तो क्या हो जाएंगे? विदेशी। अब विदेशी भी 2 तरीके से होते हैं, एक विदेशी मित्र होते हैं और एक विदेशी शत्रु होते हैं। तो विदेशी मित्र किसको बोला जाता है? जिनके साथ भारत के संबंध जो है अच्छे होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो विदेशी मित्र हैं। और जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनको जो है कहा जाता है विदेशी शत्रु हैं। और भारत के संबंध अच्छे किससे हैं? जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इसके बाद फिर जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ सबसे भारत के संबंध अच्छे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? विदेशी मित्र। उससे अच्छे नहीं है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये हो जाएंगे विदेशी शत्रु। तो यहाँ से नागरिक और विदेशी, विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु, ये समझ में आ गया। इसके बाद जो है जो भारत के नागरिक हैं उनको जो है और विदेशियों को क्या क्या अधिकार जो है दिए गए हैं, क्या क्या जो है सिविल राइट्स दिए गए हैं। अगर देखा जाए क्या क्या जो है कुछ अधिकार, जैसे हमारे संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जो है 13 से लेकर के, और उसके बाद फिर जितना भी है हम लोग जो है पढ़ेंगे भाग 3 के अंतर्गत। तो कुछ जो अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कुछ जो है विदेशियों के लिए हैं। अब जैसे भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं? तो भारतीय नागरिकों को जो है कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ सिविल राइट्स दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार का मतलब जो है वो भारत के जो है राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन विदेशियों के अधिकार नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं जो नागरिक होते हैं वो भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, पूर्ण सदस्य कहे जाते हैं। इनको सभी सिविल राइट्स दिए जाते हैं और इनको सभी राजनीतिक अधिकार जितने हैं ये सब दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार और सिविल अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 15 में क्या क्या बातें कही गई हैं? अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। इसी के साथ अनुच्छेद 16 ये अवसर की समता का बात करता है। जो है किसी भी जैसे सरकारी नौकरियों में अवसर की समता के बारे में बात करता है। तो ये केवल जो है भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि आरक्षण ये केवल किसको दिया जा सकता है? भारतीय नागरिकों को। तो यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान जो कि 16 में है, तो ये भी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसके तहत इसके बाद फिर जो है अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को दिखाता है या फिर बोलने की स्वतंत्रता को। इसमें बहुत सारे सब आर्टिकल हैं, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बस इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को क्या क्या जो है अलग तरीके से भारतीय नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं विदेशी अधिकार की तुलना में। और उसके बाद अनुच्छेद 29 ये भी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जो है अल्पसंख्यकों के लिए। और अनुच्छेद 3 अल्पसंख्यक जो भी अपने संस्थान को स्थापित करना चाहें वो भी कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत।
और अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो उसमें केवल भारतीय नागरिक लड़ सकते हैं। या फिर सांसद का चुनाव लड़ना हो या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए भी केवल भारत के नागरिक ही लड़ सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पद हो चाहे उपराष्ट्रपति पद हो, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है भारत के नागरिक ही होते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे हमारे यहाँ जो भारत का राष्ट्रपति बनता है वो या तो जन्म से जो है भारत का नागरिक हो या फिर वो किसी भी प्राकृतिक रूप से भी जैसे पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से या फिर जो है बाद में, जैसे हमारे यहाँ जो है नागरिकता के अर्जन के लिए 5 बातों का बताया गया है, तो किसी भी तरीके से वो नागरिकता को ग्रहण किया हो और या फिर वो जन्म से भारत का नागरिक हो तो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए वो केवल जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी बाद में जाकर वो नागरिकता लिया हो तो भारत का राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद फिर क्या अधिकार हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं, तो विदेशियों को भी जो है अनुच्छेद 14 जो कि यहाँ पर लिखे नहीं है, ये समता का अधिकार, तो ये भी दिया गया है विदेशियों को। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, तो अनुच्छेद 17 भी विदेशियों को अधिकार दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, तो ये चाहे भारतीय नागरिक हो और विदेशी दोनों को ये है। इसके बाद अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, तो जीने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को नहीं विदेशियों को भी है। अनुच्छेद 22 ये बोलता है निवारक निरोध कानून, इसका अंत इसमें जो है गिरफ्तारी के खिलाफ जो है रहता है, तो किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है अगर जो है उसको संदेह के आधार पर। लेकिन इसमें भी विदेशियों को जो है इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, केवल विदेशी जो शत्रु होते हैं उन पर जो है उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 23 किस पर बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर बात करता है। अनुच्छेद 24 जो है ये कहता है कि जो है बलाश्रम मतलब जबरदस्ती बेकारी पर बात करता है, किसी को कार्य नहीं करवाया जा सकता है, तो ये विदेशियों के लिए भी है। अनुच्छेद 25 ये धर्म से संबंधित है, 25, 26, 27 और 28 तो ये सब धर्म से संबंधित है, तो ये सारे अधिकार भी विदेशियों को दिए गए हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो विदेशियों को दिए गए हैं, क्योंकि सारे अधिकार जो है विदेशियों और नागरिकों के लिए सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ जो है आर्टिकल का जिक्र कर देंगे, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल किसको मिले, भारतीय नागरिक को मिले, बाकी और जो है ये नागरिक के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि अगर भारतीय नागरिक होंगे तो उनको क्या विशेष प्रावधान रहेगा, विदेशी होंगे तो उनके लिए क्या है, विदेशी मित्र विदेशी शत्रु कौन होते हैं, और भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए केवल जन्म से होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लिए। इसके बाद फिर जो है हम पहुंचते हैं आर्टिकल पर। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं उन्हें 3 मापदंडों में से एक को पूरा करना होगा। अगर जो है अनुच्छेद 5 ये बात कहता है कि जो भारत में मूल रूप से रह रहे हैं उन 5 मानदंडों को पूरा करना होगा नागरिकता लेने के लिए। कौन कौन सा होगा, उनका जन्म भारत में हुआ है, अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, या फिर उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म जो है वो भारत में हुआ है तब भी वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, या फिर वो संविधान निर्माण करने 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं तब भी उनको कहा जाएगा भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 5 के तहत जो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, भारत के मूल निवासियों के संदर्भ में है, 3 बातों का जिक्र करता है, जन्म से उसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ है, या फिर दोनों कंडीशन नहीं है, वो 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो संविधान बनने के तब भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके माता पिता या दादा दादी, मतलब चाहे माता पिता या फिर उसके दादा दादी जो भारत अलग नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, मतलब जो है जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत लौट आया हो और जिनमें से किसी के माता पिता या फिर दादा दादी में से
उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और वो लौट कर कब आया हो, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो है वो भारत में स्थानांतरित हो गया हो। कहने का मतलब आजादी के बाद और संविधान निर्माण होने के पहले जो आ गया हो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा वो भारत की नागरिकता को ले सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 6 में क्या बात ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से भारत। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, अनुच्छेद 7 ये बात कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च ध्यान देना, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ। कहने का मतलब आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। उसके पहले जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, स्थानांतरित हुए, उसके बाद वो पाकिस्तान में गए, वहां पर उनको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद फिर वो भारत में वापस आते हैं तो वो पंजीकरण कर सकते हैं। और पंजीकरण के 6 महीने बाद जो है, और जब वो पंजीकरण करते हैं तो उनको 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा। तो ये बात अनुच्छेद 7 बोलता है। इसके बाद फिर जो है वो नागरिकता को ले सकते हैं। अनुच्छेद 8 क्या बात बोलता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, जैसे क्या है हमारे यहाँ कुछ लोग जो है भारत जाकर के रहते हैं, पहले वो भारतीय मूल के थे, कहने का मतलब उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म जो है भारत में हुआ था, उसके बाद फिर वो जो है विदेश चले गए उनके माता पिता, और उनका जन्म उस लड़के का जो है विदेश में हुआ, उसने विदेश की नागरिकता ले ली, तो जो है वो भारत की नागरिकता को कैसे ग्रहण करेगा, ये आर्टिकल 8 बताता है कि भारतीय के जो मूल के व्यक्ति हैं वो भारत में रह रहे हों, वो किस तरीके से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करता है 8। अनुच्छेद 9 क्या बताता है, अनुच्छेद 9 बताता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से कैसे भी वंचित किया जा सकता है, किस तरीके से। तो अगर कोई व्यक्ति है वो विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, या फिर ध्यान देना, किसी ने जो है जो जिनके भारत के संबंध अच्छे नहीं हुए उन्होंने जो है मित्रवत व्यवहार कर लिया है, तो इससे भी भारत की नागरिकता उसकी छीनी जा सकती है। या फिर उसने जो स्वतः ही नागरिकता त्याग दी हो तब उसकी नागरिकता वंचित कर सकता है। या तो उसने स्वतः त्याग दिया या फिर देशद्रोह टाइप से कुछ काम किया हो, या फिर उसने किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर ली हो, तब भी उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये 9 बात आता है आर्टिकल 9। इसके बाद फिर अनुच्छेद 10 क्या कहता है, किस कंडीशन में नागरिकता बनी रहेगी, कि क्या क्या काम हमें करना होगा, नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अगर जैसे हम क्या है विदेशियों के साथ संपर्क स्थापित ना करें, किसी भी अन्य जो है नागरिकता ना ग्रहण करें अन्य देशों की, तो इन सब से भारत की नागरिकता की निरंतरता किस तरीके से बनी रहेगी, ये अनुच्छेद 10 बताता है। अनुच्छेद 11 क्या बताता है, अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा, जो भी हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है उसको ये अधिकार होगा कि नागरिकता संशोधित करने के लिए, या फिर नागरिकता परिवर्तन करने के लिए, या फिर किसी को नागरिकता देना हो, या फिर किसी को नागरिकता से वंचित करना हो, इसके बारे में अगर कानून बनाना होगा तो वो संसद को अधिकार है, जो कि उसकी एक पावर रहती है। तो जब 2015 में CRR NRC आया था, तो वो जो है उसमें अमित शाह का रोल जो है आप लोग सुने ही होंगे, बढ़िया सा था, तो काफी हद तक था। तो वो किसका अधिकार है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के पार्ट है और उनका अधिकार है कि नागरिकता संशोधन संबंधी कार्यों को कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे देना हो, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो ये किसका अधिकार है, ये अधिकार जो है संसद को दिया गया है आर्टिकल 11 है। यहाँ से मतलब आर्टिकल को आप लोग उसके छोटे एग्जाम में तो कुछ ही पॉइंट ध्यान रखेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 5 में क्या है, अगर कोई भारत का मूल निवासी है तो उसको नागरिकता किस तरीके से मिलेगी, ये बात बताता है। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत, एक वर्ड याद रखना है, पाकिस्तान से भारत। और 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत। 8 में जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है, 9 में नागरिकता से वंचित बोलने पर ना रहा तो आर्टिकल 9 हो जाएगा, तो यहाँ से पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता की निरंतरता, अनुच्छेद 11 में जो है वो संसद को यह अधिकार होगा कि वो नागरिकता से अर्जन और उससे समाप्ति से संबंधित कानून बना सकती है। तो सभी आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जो है यहाँ से कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में था।
उसमें नागरिकता के लिए जो है 5 मानदंडों का पालन करने के लिए बताया गया था। अगर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए तो 5 तरीकों से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, और चौथा प्राकृतिक रूप से, और पांचवा क्या है, क्षेत्र संविष्ट द्वारा। तो जन्म से आप समझ रहे होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है, वंश का जिनके माता पिता के जन्म भारत में हुआ है, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण मतलब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको भारत की नागरिकता लेनी है। प्राकृतिक रूप से ये इससे भी जो है भारत की नागरिकता जो है ली जा सकती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो वीजा पर आया भारत में, बहुत दिन तक रह रहा, यहाँ के कार्यों में वो निपुण हो गया, वो भी भारत की नागरिकता लेना चाहे तो प्राकृतिक रूप से ले सकता है। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, जैसे कोई भी भारत में कोई भी क्षेत्र विजिट किया तो वहाँ के जितने भी निवासी होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इस आधार पर जो है कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में, और जो है इसमें कितने संबंधित बातों को बताई गई थी। तो इसमें जो है कितने बेस पर जो है नागरिकता के ग्रहण की बात की गई थी, तो 5 बेस पर, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समष्ट द्वारा। इन 5 मानदंडों के आधार पर जो है नागरिकता संशोधन की नागरिकता अर्जन की जो है बात की गई थी। पांचों में से किसी के द्वारा जो है हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और भारत में जो है नागरिकता किस तरीके से है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। दोहरी नागरिकता नहीं होती है, तो इसको समझते हैं एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई यूपी का है, तो वो केवल किसको कहा जाएगा कि वो यूपी का नागरिक है और भारत का नागरिक है, उसको एक सर्टिफिकेट यूपी का होना चाहिए, एक जो है भारत का होना चाहिए, उसको सिर्फ भारत का नागरिक कहा जाएगा। उसके पास सिर्फ एक पहचान है, वो है भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। गुजरात, तो गुजरात का कोई असल नहीं, उसके पास सिर्फ जो है भारत, कोई गुजराती है वो सिर्फ अपने आप को क्या कह सकता है कि हम एक भारतीय हैं, गुजराती तो कह सकता है। इसके अब ऐसा नहीं होगा कि उसके पास जो है एक नागरिकता वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, इस तरीके से नहीं। यहाँ जो है भारत की नागरिकता है, लेकिन कहीं कहीं पर दोहरी नागरिकता रहती है, मतलब राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और संघ की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो एकल नागरिकता समझ गए कि कोई भी किसी भी राज्य का या फिर किसी भी यूटी का है, वो भारत का नागरिक होगा, उस राज्य का या फिर उस यूटी का नागरिक नहीं होगा। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में सुने होंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओसीआई कार्ड धारक रहते हैं जिनको जो है कुछ छूट दी जाती है। तो जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस समय जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन ओसीआई के तहत जो है वो भी का ओसीआई कार्ड धारक है पाकिस्तान, तो उसको भी कुछ रिस्ट्रिक्शन में रखा गया था, जो है कि कुछ वस्तुओं के सामान पर ज्यादा जो है कर लगा दिया गया था। तो ओसीआई कार्ड धारक क्या होते हैं, बेसिकली जिनके पास ओसीआई कार्ड धारक रहता है उनको कुछ सामान खरीदने में भारत से जो है वो सस्ता पड़ता है। ये ओसीआई सिटीजन। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे व्यक्ति जो कि विदेश में रह रहे हों और जिनके पास भारत का वीजा होता हो उनको बोलते हैं एनआरआई, मतलब उनके पास नागरिकता भारत की है लेकिन वो रहे विदेश में। जैसे यहाँ के कुछ लोग सऊदी अरब में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट बेस पर हमेशा के लिए नहीं जाते हैं, तो उनको एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेजिडेंस इंडियन। ऐसे इंडियन जो भारत में नहीं है, उनके पास भारत की नागरिकता तो है। इसके बाद फिर पीआईओ किसको, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारतीय मूल के व्यक्ति किसको बोला जाएगा, जो जिनके माता या दादा में से कोई भी जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उसके बाद वो विदेश में चले गए हों किसी भी नौकरी के लिए, या फिर जो है नौकरी के लिए गए और वहीं पर रहने लगे, और उनके जो है लड़का या फिर लड़की जो हुई उसने जो है वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली जहां पर वो काम कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, वो भारत के मूल व्यक्ति हैं, पीओआई के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स बनते हैं जो है लगभग एक छोटे एग्जाम में या फिर ये पीसीएस लेवल का भी कह सकते हैं इसमें, लेकिन यूपीएससी लेवल में थोड़ा और जाना पड़ेगा हमें। तो आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा हम लोग और आगे डिटेल से जो है एक वर्ड को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन छोटे मोटे एग्जामों में तो ये पूरा पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल के लिए भी ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।